स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों यूजीसी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे देश के एकेडमिक जगत और स्पेशली प्रोफेसर्स और जनरल कास्ट स्टूडेंट्स के मध्य एक हलचल पैदा कर दी है। यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गाइडलाइंस 2026। कागज पर देखें तो ये कैंपस में जाति और भेदभाव को मिटाने का एक मास्टर प्लान है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह न्याय और निगरानी के मध्य की जो लकीर है उसे धुंधला करती है। वास्तव में इस गाइडलाइन के अंतर्गत SC, ST, OBC, महिलाओं और विकलांगों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल प्रदान की गई है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इन समुदायों को ऐसे प्रोटेक्शंस की बहुत जरूरत भी है। लेकिन यहां पर दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो गौर करने लायक है। पहली बात यह है कि पहली बार स्पष्ट रूप से OBC समुदाय को डिस्क्रिमिनेशन से पीड़ित माना गया है, और दूसरा, इस कहानी का जो दूसरा सिरा है जहां पर केवल आरोप यानी एलिगेशंस लग जाने भर से किसी छात्र या प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो कैंपस में एक नया डर इसके कारण जन्म लेता है, खास तौर पर जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के लिए, कि जहां पर इंटेंट नहीं अनुभूति ही निर्णायक हो जाती है। केवल सामने वाला फील करे और उसी पर के आधार पर निर्णय हो जाए। हमने पहले भी देखा है कि SC ST एक्ट हो या वुमेन प्रोटेक्शन लॉज हो, इनके उद्देश्य बिल्कुल सही थे और बहुत बेहतर थे, लेकिन इनके दुरुपयोग के हजारों मामले आए जो कि न्यायिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। देखिए, सवाल यह नहीं है कि यह प्रोटेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सवाल यह है कि क्या इक्विटी के नाम पर हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पर डर संवाद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। यही है UGC 2026 की गाइडलाइंस पर असली सवाल। और चलिए अब इस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं और समझते हैं क्या है मुद्दा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला सवाल और बेसिक सवाल यह है कि क्या जब हमारे पास 2012 में ही इस संदर्भ में UGC के नियम उपलब्ध थे तो 2026 में इतनी सख्ती की जरूरत पड़ी क्यों? तो जवाब बहुत स्पष्ट है और जवाब है डेटा। अगर हम उच्च शिक्षण संस्थानों में देखें तो पिछले एक दशक में शिकायतों में 110% की वृद्धि देखी गई है। 110% की वृद्धि केवल एक दशक में। और यहां पर रोहित वेमुला की बात हो या पायल तड़वी की बात हो, इन त्रासदियों ने एक बात बहुत स्पष्ट की कि हमारे पास सजा देने के लिए कानून तो अवेलेबल हैं, लेकिन प्रिवेंशन यानी रोकथाम के लिए कोई मजबूत सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। यही वजह है कि 2026 की गाइडलाइंस जो हैं वो एक बड़ा शिफ्ट दिखाती हैं। जैसे कि 2012 की गाइडलाइन में निष्क्रिय समानता का दृष्टिकोण था, जबकि 2026 की गाइडलाइन सक्रिय समानता का दृष्टिकोण रखती है। 2012 में भेदभाव न करें जैसे नकारात्मक आदेश थे, जबकि 2026 में निगरानी और रोकथाम जैसी सक्रिय कार्यवाही, एक्टिव कार्यवाही करने का जो दिशा निर्देश जारी किया गया है। यह एक बड़ा शिफ्ट है जहां पर हम भेदभाव ना करो की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक्टिवली देखेंगे कि भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं पैसिव इक्विटी से एक्टिव इक्विटी की ओर मूव करना। तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि UGC ने जो यह किया है, तो UGC ने हर यूनिवर्सिटी में एक नया सोशल स्ट्रक्चर डेवलप किया है जो कि इस भेदभाव से रोकेगा, जिसमें सबसे पहला है समान अवसर केंद्र, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, यानी कि शिकायतों और सेंसिटाइजेशन का यह हेडक्वार्टर होगा। यहां पर शिकायत निवारण और नीति क्रियान्वयन का केंद्रीय निकाय बनाया जाएगा। इसके बाद होंगे इक्विटी एम्बेसडर्स, जो कि विभिन्न संकायों और छात्र प्रतिनिधियों के द्वारा जागरूकता और मध्यस्थता पैदा करेंगे। हॉस्टल्स में, लाइब्रेरीज में, डिपार्टमेंट्स में हर जगह चुने गए प्रतिनिधि होंगे जिन्हें प्रशासन की आंख और कान माना जाएगा। लेकिन इसमें सबसे विवादित हिस्सा है सबसे नीचे, जो है इक्विटी स्क्वाड्स। ये वास्तव में मोबाइल यूनिट्स होंगे जो कि कैंपस के सेंसिटिव एरियाज में घूमते रहेंगे ताकि डिस्क्रिमिनेशन प्रोन सिचुएशंस में को आइडेंटिफाई किया जा सके। और यही से सवाल उठता है। सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा है या फिर छात्रों की निजी बातचीत पर एक अदृश्य पहरा। देखिए, इन गाइडलाइंस का सबसे जटिल और बौद्धिक हिस्सा जो है वह है, जो ग्रे जोन है, वह है वास्तव में इंप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन। पुराने नियमों में आपको नियत यानी कि इंटेंट साबित करनी पड़ती थी कि यहां पर आपके साथ भेदभाव की नियत दिखाई देती है, लेकिन नए फ्रेमवर्क में नियत मायने नहीं रखती। मायने रखता है आपका अनुभव यानी परसेप्शन। महत्वपूर्ण है, अगर किसी छात्र को यह लगता है कि प्रोफेसर के लहजे में भेदभाव था या फिर किसी छात्र ने जानबूझकर ऐसे भेदभाव जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया है, तो वह शिकायत बन सकती है। और
अब आप सोचिए, किसी को सिलेबस आप अपमानजनक लगे तो वह ग्रीवांसेस बन सकता है। आलोचक इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वह शब्द है चिलिंग इफेक्ट, जहां पर अभिव्यक्ति और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा, डर का माहौल बनेगा। क्या प्रोफेसर जटिल सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बहस करना पसंद करेंगे? क्योंकि पढ़ाते वक्त जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो हमें कई सारे पहलुओं पर खुलकर बात करनी पड़ती है, और जब बायस ही सब्जेक्टिव हो जाएगा तो एकेडमिक फ्रीडम्स कहां होंगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अभी आप अप्रत्यक्ष भेदभाव के दौर में चले जाएंगे, जहां पर धारणा आधारित भेदभाव माना जाएगा, व्यक्तिपरक व्याख्या और कानूनी अस्पष्टता होगी, क्योंकि यहां पर साक्ष्य मानक का अभाव है और केवल आपकी फीलिंग के आधार पर यह मान लिया जाएगा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो देखिए, मुद्दा यह है कि इन सब चीजों के बीच में जो चीज सबसे बड़ी मिसिंग है वह है सुरक्षा उपाय ना होना। हर न्याय व्यवस्था एक बुनियादी सिद्धांत पर काम करती है और वह है चेक्स एंड बैलेंसेस पर। इस गाइडलाइन के ड्राफ्ट वर्जन में एक प्रावधान किया गया था कि झूठी शिकायतों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, जिसमें दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की जांच होगी, आरोपित व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। लेकिन जो इसका फाइनल वर्जन आया है, जिसे लागू किया जा रहा है, वहां पर सभी सुरक्षा उपाय हटा दिए गए हैं। केवल आरोप के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी। ड्यू प्रोसेस जहां पर बिल्कुल नहीं दिखाई देता और प्रतिरक्षा तंत्र का बिल्कुल अभाव है। देखिए, डेटा बताता है कि कई संवेदनशील कानूनों में कन्विक्शन रेट काफी कम होता है। ऐसे में सेफगार्ड्स के बिना दुरुपयोग का खतरा बहुत ज्यादा ऐसी इन गाइडलाइंस में बढ़ता है। और ध्यान रखिए कि अगर प्रक्रिया ही सजा बन जाएगी तो न्याय का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा। तो अब आप इसको एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक यूपीएससी के छात्र के नजरिए से देखिए तो यूजीसी ने साफ कहा है कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो उस इंस्टीट्यूशन की फंडिंग रोक दी जाएगी, उसकी नैक एक्रेडिटेशन को भी प्रभावित किया जाएगा। यानी कि सोशल जस्टिस अब यूनिवर्सिटी बजट का हिस्सा बन जाएगा। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या अनुच्छेद 15 जो भेदभाव की मनाही करता है, उसे लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, वह अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उससे टकरा तो नहीं रही है? क्योंकि यहां पर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 का मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यूजीसी ने जब इसको फाइनेंस आधारित कर दिया तो यहां पर शासन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठेगा। तो अंत में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे भी यही है कि क्या यूजीसी की 2026 की ये गाइडलाइन कमजोरों की ढाल बनेगी या असंतुष्ट लोगों की तलवार की तरह काम करेगी? सच्चाई यह है कि भेदभाव हमेशा वास्तविक होता है, गहरा है और अक्सर खामोश रहता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या समाधान निगरानी है या संवाद है? देखिए, इक्विटी स्क्वाड्स गलियारों में गश्त कर सकते हैं, लेकिन विचारों के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, हमारे थॉट्स प्रोसेस के बीच में, हमारी फीलिंग्स के बीच में, हमारे अपलिफ्टमेंट के बीच में, उसे मिटा नहीं सकते। तो असली समानता केवल तब आ सकती है जब कैंपस में असहमति की भी जगह हो और गरिमा के साथ कोई समझौता ना किया जाए। यहां पर सामाजिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह दुरुपयोग के भय में नहीं होना चाहिए, जहां पर झूठी शिकायतें, अभिव्यक्ति पर रोक या शैक्षणिक स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो। आप क्या सोचते हैं? यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या आपको लगता है कि इक्विटी स्क्वाड्स जो हैं वो हमारे कैंपस को भेदभाव के प्रति ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे या ज्यादा डरा हुआ बनाएंगे? आप अपनी राय को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्यों? क्योंकि यह बहस केवल पॉलिसी की नहीं है, यह बहस हमारे आपके भविष्य की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है, अगले छात्रों और प्रोफेसर्स के भविष्य की है। आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना है कि वर्ष 2027 या 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा निर्माण बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि जनवरी मॉर्निंग बैच है। इस जीएस बैच में आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और इंग्लिश माध्यम से बैचेस मिल जाएंगे, जहां पर आप 27 जनवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है और आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा? बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप और राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी, जहां पर आपको एक मेंटोर अलॉट होगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा।
इसके साथ साथ कई सारे स्कॉलरशिप्स भी हैं और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं, जिनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और उसके साथ साथ हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से आप हमारे बैचेस के बारे में सारी डिटेल्स को देखिए और 27 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है तो उसके पहले अवश्य ज्वाइन कीजिए। अगर आप इस बैच में अच्छा डिस्काउंट चाहते हैं तो PK लाइव कोड के साथ एडमिशन लीजिएगा। इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के हर एक बैच पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, PK लाइव। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।